गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? सब मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में लगे होंगे। आज एक सेट एग्जाम की नोटिफिकेशन या कहना चाहिए आ, एक पेपर पब्लिश हुआ है कि मार्च से सेट एग्जाम के आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो हम बहुत नज़दीक में हैं। और एक बात बताऊं, सेट की जो एग्ज़ाम है नेट की तुलना में सरल होती है और इनकी कट ऑफ भी बहुत डाउन होती है। मतलब आप अच्छे से अभी पढ़ लेंगे तो संभावना है कि आप सेट निकाल लेंगे। मतलब जो नेट में 130 40 नंबर प्राप्त कर रहे हैं पिछले बार से, कई बार से, ऐसे कैंडिडेट को फुल चांस है कि वो सेट निकाल ले। तो बस आप खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए और जहाँ पर हमारी आवश्यकता है वहाँ पर आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। और चलिए आज हम कुछ बातों को देखेंगे। पश्चिमी विचारक एवं संघर्षवादी। इसमें पश्चिमी विचारक एवं संघर्षवादी के अंतर्गत आते हैं अगस्ट काम्टे, कार्ल मार्क्स संघर्षवादी हैं और अगस्ट काम्टे पश्चिमी विचारक हैं। हर्बर्ट स्पेंसर, ये भी पश्चिमी है। इमानुएल दुर्कheim है। मैक्स वेबर भी संघर्षवादी हैं। पेरेटो, डेरेनडार डेरेनडार भी संघर्षवादी हैं। कोजर भी संघर्षवादी है। कोलिंस भी संघर्षवादी है। ज्यादातर जो यहाँ पे थिंकर्स दिए गए हैं ये संघर्षवादी हैं। एक दो को छोड़े हम, जैसे हम अगस्ट काम्टे, इमानुएल दुर्कheim छोड़े तो ये प्रकार्यवादी हैं। हर्बर्ट स्पेंसर भी प्रकार्यवादी हैं। तो बाकी जो थिंकर्स हैं वे सब जो है संघर्षवादी हैं, जिन्होंने सामाजिक संरचना में समाज में संघर्ष का होना आवश्यक समझते हैं या संघर्ष से समाज में कुछ अच्छे परिणाम आते हैं, इस तरह के विचार रखने वाले हैं। तो इसमें हम ये सब जो पीडीएफ है ये आपके पास है। हमारे जो सोशियोलॉजी समाजशास्त्र माई लक्ष्य करके जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये पीडीएफ है और मैं उसी में से आपको बता रहा हूँ, कोई बाहर से नहीं बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, हो सके हम मिल करके पढ़ने में कुछ आपको समझ आ जाए। और अपने में तो पढ़ते ही रहते हैं, जितना बनता है उतना। तो वह समाजशास्त्री जो जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक संबंध स्थापित नहीं कर सके। ठीक है, ओके। तो ऐसा कौन सा समाजशास्त्री है जो जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक संबंध स्थापित नहीं कर सका? तो ऐसे कौन से समाजशास्त्री हैं, इनके बारे में बताना है। अरे यार कहाँ गया मैं? इधर चला गया यार। आता हूँ। ये, हाँ, यहाँ पर है पश्चिमी विचारक। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे कौन से समाजशास्त्री हैं जो, कौन सा कलर चूज रखूं मैं? यस, ठीक है। हाँ, तो वह समाजशास्त्री जो जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन, क्या बता रहा है? जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक संबंध स्थापित नहीं कर सके। ध्यान से सुनिए, ऐसे कौन से समाजशास्त्री हैं जो जनसंख्या वृद्धि
तथा सामाजिक परिवर्तन में, क्या बता रहा है, जनसंख्या वृद्धि, यस, और सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक संबंध स्थापित नहीं कर सके। तो इनका उत्तर है मैक्स वेबर। ये इस तरह कब कब किस किस एग्जाम में प्रश्न को पूछा गया है, इसके विषय में भी यहाँ पे बताई गई है। इससे हमको और एक प्रश्न के जो इम्पोर्टेंट है या कौन सी प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा गया है या कोई अदर एग्जाम में पूछा गया है या फिर पीएससी, कई एक पीएससी से, जैसे हमारे यहाँ सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कराती है, वैसे जो है कई राज्यों में पीएससी का एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कराते हैं। तो जैसे आप एमपी पीएससी देखेंगे, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, ये बताता है कि अन्य जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर समाज शास्त्र में पद भरी है या निकाली है, तो वहाँ पर इन प्रश्नों को पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रश्न हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम में से कोई भी जो प्रश्न है वो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रश्न कहीं ना कहीं एक दूसरे राज्यों में वो प्रश्न पुनरावृत्ति होता रहता है, रिपीट होता रहता है। और यूजीसी नेट के पूछे हुए प्रश्न पीएससी में भी पूछा जाता है या पीएससी की पूछी हुई प्रश्न यूजीसी नेट में पूछी जाती है। इस तरह से बहुत सारा प्रश्न एक दूसरे एग्जाम में की पूछे हुए प्रश्न दूसरे एग्जाम में अर्थात हमारे पीएससी में या यूजीसी नेट में आती हैं। तो ध्यान रखें कि हम जो है देख रहे हैं कि ऐसा कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को बताया और सामाजिक परिवर्तन, इनके बीच में सकारात्मक संबंध को स्थापित नहीं कर पाए। तो कौन है? मैक्स वेबर। कई बार ये प्रश्न आ चुका है, फिलहाल एक बार लिखा है, लेकिन ये प्रश्न यूजीसी नेट में आप पिछले 10 साल की जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है देखेंगे तो आपको यह प्रश्न बार बार मिलेगा, बार बार पूछा गया है। मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग की अवधारणा प्रतिपादित किया है। मार्क्सवादी विश्लेषण में अगर हम बात करते हैं मध्य वर्ग की, मिडिल क्लास की बात कौन करता है मार्क्सवादी में? तो ये है रेमंड एरा। रेमंड एरा। अब देख, यही चीज कई बार हमको डेरेनडार्फ के साथ भी मिलता है। डेरेनडार्फ में भी मध्य वर्ग, लेकिन उनका जो है थोड़ा समझना है, वो मध्यम वर्ग, मध्य वर्ग और मध्यम वर्ग शब्द को समझेंगे। पता चला हमने डेरेनडार्फ और रेमानेरा को उत्तर ले लिया या रेमानेरा को हमने लिया है और डेरेनडार्फ को उत्तर ले लिया, तो वहां पे फिर दिक्कत होगी। तो समझना है, हम जब डेरेनडार्फ के बारे में भी पढ़ेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि उन्होंने मध्यम वर्ग की बात कही है, मध्य वर्ग की बात कही है। ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। यांत्रिक एवं सावी एकता का वर्णन किया है। तो यांत्रिक एवं सावी एकता का वर्णन किया है, आप जान रहे हैं किसने किया है? तो दुर्खिम ने किया है, इमाइल दुर्खिम ने। सरल प्रश्न है, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में प्रश्न आई हुई है। चिंतक समूह, चिंतक समूह जो केवल संघर्ष सिद्धांतकारों का है, मतलब ऐसे कौन कौन ऐसे कहना चाहिए संघर्ष सिद्धांतवादी है, संघर्ष सिद्धांतकार हैं, तो बताना है। ये प्रश्न भी बहुतों बार यूजीसी नेट में आया हुआ है, हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, केवल ईपीजीडीसी लेक्चर 2013 में पूछा गया बता रहा है, लेकिन आप इस प्रश्न को यूजीसी नेट में बार बार आया हुआ प्रश्न है कि ऐसे हमको समूह बताना है जो संघर्षवादी है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, 3-3 का जो थिंकर्स संघर्षवादी है या अन्य का नाम दिखा रहता है। हमको पहचानना है कि ये तीनों संघर्षवादी हैं। रेजनहोफर, मार्क्स और डेरेनडार्फ, ये तीनों जो है मार्क्सवादी हैं या संघर्ष सिद्धांतवादी हैं। चलिए एक प्रश्न मिलान करेंगे। मिलान करने के लिए उद्विकास, तो उद्विकास की बात कौन करता है जी? हर्बर्ट स्पेंसर बात करता है। हर्बर्ट स्पेंसर का ही सिद्धांत है उद्विकास। इन्होंने अरस्तु जो कि जीव वैज्ञानिक हैं, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट,
उनसे जो है उद्विकास के सिद्धांत को लिया है। इस बात को भी याद रखेंगे। कई बार ये प्रश्न इस तरह से पूछा गया है कि उद्विकास जो अवधारणा है किससे लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो कभी जो अरस्तु का नाम आ गया तो कभी पूछेगा कि किस विज्ञान से लिया गया है, तो जीव विज्ञान से लिया गया है। ध्यान देंगे इस बात को। तो उद्विकास जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने उद्विकास कॉन्सेप्ट को हमारे समाज शास्त्र में लेके आया और समाज शास्त्री शब्दों में उद्विकास को समझाया है। अब उद्विकास क्या होती है, तो उद्विकास किसी भी वस्तु का या किसी घटना का धीरे धीरे या अंश अंश जो उनमें बदलाव होती है, जो उनमें वृद्धि होती है, उसी को हम उद्विकास समझेंगे या उद्विकास कहा जाता है। आप देखेंगे कि हमारे उद्विकास को अगर हम देखें तो पहले की जो मानवीय जो आकार है, हम मानव की जो आकार है, जिस तरह से उनके शरीर की आकारिकी है, उसको हम देखें तो एकदम अंश 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 होते हुए आज हम जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं, जैसा हम पूरे पैर के साथ तन के सीना तन के खड़े होते हैं, चलते हैं, इस टाइप से आपको आरंभिक अवस्था में मानवीय आकारिकी नहीं दिखाई देता है। आप अगर उद्विकास सर्च करेंगे तो कई एक स्तरों में मानवीय जीवन को बताया गया कि पहले कैसा था। ज्यादातर हम जो मनुष्य या फिर कहना चाहिए चिंपांजी या कहना चाहिए गोरेला जैसे ज्यादातर हमारे शरीर को आरंभिक अवस्था में दिखाया गया है। उसके बाद थोड़ा सा और हमें झुकते हुए बताया गया और झुकते हुए बताया। इसी तरह अंत में हम हमारी एक सभ्यता या फिर वर्तमान जो स्वरूप हम में है वो जो है दिखाई देता है। तो हम एक अंशकालिक बदलाव को देखते देखते आए हैं। ये उद्विकास होती है। उद्विकास क्रांति के बारे में कौन करता है, तो देखिए दोनों शब्द लगभग मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे क्रांति की बात कर दिया है। और क्रांति की बात जो है कौन करता है, कार्ल मार्क्स करता है। क्योंकि इनका कहना है कि जब तक समाज में क्रांति नहीं आएगी तब तक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक समाज में बदलाव नहीं आएंगे। और क्रांति का होना आवश्यक समझता है, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो आज तक की जो इतिहास है वह वर्ग संघर्ष के इतिहास है। और हमेशा दो वर्गों में क्रांति होता रहता है, संघर्ष होता रहता है। चाहे वो दास मालिक की बात करो, चाहे आप श्रमिक पूंजीपति की बात करो, चाहे दास और मालिक या सामंतवादी की बात करें, इस तरह से हम देखें तो हमेशा एक निम्न वर्ग और एक उच्च वर्ग मिलती है। दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है और संघर्ष का होना आवश्यक है। जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक जो संरचना है, जो व्यवस्था है, उनमें जो है परिवर्तन नहीं आएगी। इसलिए जो है कार्ल मार्क्स क्या है, क्रांति पर विचार रखने वाले हैं और ऐसे भी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी ही व्यक्ति था। आप इस पे अध्ययन करेंगे इसके बारे में तो बातें जो है और अच्छे से समझ में आएगी। तो मैं ज्यादा इस पे जो है विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, कम कम शब्दों में हम देखते जा रहे हैं। तो उद्विकास हर्बर्ट स्पेंसर का आ जाएगा। उद्विकास क्रांति की बात जो है कार्ल मार्क्स करता है। फिर आता है चक्रीय उद्विकास। ये भी है, शब्दों को अच्छे से समझेंगे कि उद्विकास हर्बर्ट स्पेंसर का है, उद्विकास क्रांति की बात कार्ल मार्क्स करता है, चक्रीय उद्विकास की बात करता है। तो चक्रीय उद्विकास के बाद पीएन सोरोकिन करता है, पैट्रिक सोरोकिन करता है चक्रीय उद्विकास। इन्होंने बताया कि समाज में जो परिवर्तन होती है वो एक चक्र की तरह होती है। कोई भी व्यक्ति जो ऊपर का है, जो टॉप में है, वो इस तरह से नीचे आ जाती है और नीचे का व्यक्ति ऊपर चला जाता है। समाज में जो स्थिति होती है, जो हमारी पद होती है, जो हमारी पहचान होती है, वो हमेशा एक बराबर नहीं रहता है। जो उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं उनमें कुछ समय के बाद कमियां आना शुरू हो जाती है और वह व्यक्ति अपने पद या स्थिति में जो है डाउन हो जाती, नीचे की ओर आ जाती है। और नीचे वाला व्यक्ति जो है अपने मेहनत से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने कर्म से जो है वह जो है अपना जो लक्ष्य है या अपना जो स्थान बनाना चाहता है वो नीचे से ऊपर चला जाता है। तो इस तरह एक चक्र जो है चलता रहता है। ये परिवर्तन की चक्र है, कोई भी एक सा नहीं है।
सबके जीवन में एक दिन उजाला आएगा बोलते हैं, एक दिन उनके भविष्य बदलेंगे बोलते हैं। ये यही बातें हैं कि कोई भी व्यक्ति नीचे है ऐसा नहीं कि वो सब दिन नीचे ही रहेगा, या वो गरीब है तो गरीब ही रहेगा, निर्धन है निर्धन ही रहेगा। ऐसा नहीं है, उनकी भविष्य उनकी स्थिति एक दिन जरूर सुधरता है और वो ऊपर चला जाती है। ऊपर का व्यक्ति पद भ्रष्ट होकर के या कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में होकर के या किसी प्रकार के और गैर कानूनी करके जो है वह अपने पद या पोजीशन को खो देता है। तो इस तरह से एक चक्र जो है चलता रहता है। चक्रवृद्धि विकास में बात करता है शोरोकिन, सतत क्रांति की बात करता है कि सतत क्रांति, क्रांति जो है हमेशा, देखिए संघर्ष जो है नियमित रूप से नहीं घटता है। संघर्ष कभी होता है, उसके बाद फिर शांत हो जाता है, फिर कभी आवश्यकता पड़ी तो लोग आंदोलन करते हैं, फिर से संघर्ष को अपनाते हैं, हिंसा को अपनाते हैं। लेकिन जो है सतत क्रांति के बाद गार्ड्स चौक करता है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न का जो है समझना पड़ेगा, क्योंकि सब में उद्योग विकास तीनों में मिला हुआ है और यहाँ पे क्रांति भी है। तो लगभग लगभग ये सारे प्रश्न ऐसा लग रहा है कि भ्रमित करने वाले प्रश्न है, कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है। तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि किसमें क्या आएगा। फिर से एक बार बोलूं, उद्विकास की बात हर्बर्ट स्पेंसर करता है और उद्विकासवादी क्रांति की बात करता है कार्ल मार्क्स। चक्रीय उद्विकासवादी है पीए सोरोकिन और सतत क्रांति की बात करता है एडगार्ड चौक। ये जिसने 2014 में पूछे गए प्रश्न है। यस, अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया। तो ऐसे कौन से दो भाग है जिसमें विभाजित किया है? तो हम जान रहे हैं, प्रारंभिक प्रश्न है, बहुत ही बेसिक वाली प्रश्न है। एचपीएससी हरियाणा पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न आई हुई है। तो स्वाभाविक है कि हम में भी ऐसा प्रश्न आ जाए, या नेट में इस प्रश्न को कई बार लाया गया है, पूछा गया है। तो दो भागों में विभाजित किया है समाजशास्त्र को अगस्त काम्टे में। क्या? एक सामाजिक स्थिति की होती है और एक सामाजिक गति की होती है। इन्होंने बताया कि समाज स्थिर भी है और समाज में गति भी होती है। जैसे अगर हमारे शरीर और हमारे अंग की बात करें तो मैं यहाँ पर बैठा हूं तो मैं स्थिर हूं, लेकिन मेरे हाथ पैर जो है, मेरा मुंह जो है क्या हो रहा है? गतिशील हो रहा है। तो इस तरह से समाज की इन्होंने दो भाग बताई, दो स्थितियां बताई। एक सामाजिक स्थिति जो स्थिर है और एक है सामाजिक गति की, इसमें समाज में परिवर्तन होती है। चलिए अगला, अपने अध्ययन में दुर्खिम ने प्रकार्य के अवधारणा का प्रतिपादन किया है और सिद्धांत के रूप प्रयोग किया है। तो हमको बताना है कि दुर्खिम ने प्रकार्य की अवधारणा किस में दिया है। सीधी से बातें हैं यहाँ पे। हमको लग रहा है घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो ऐसा तो किया ही है, लेकिन पूछ क्या रहा है? दुर्खिम ने प्रकार्य की अवधारणा का प्रतिपादन किस बुक में किया है, किस रचना में किया है? तो इसका एक बुक का नाम दिया है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड में इन्होंने प्रकार्य की अवधारणा को दिया है। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पर को हमको पकड़ना है। इसका मुख्य जो की पॉइंट है वो यही है, दुर्खिम ने प्रकार्य की अवधारणा का प्रतिपादन किस बुक में किया है। तो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड में दुर्खिम ने प्रकार्य की अवधारणा को दिया है। किसमें दिया है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, समाजशास्त्री पद्धति के नियम। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। आप यूजीसी नेट या सेट की तैयारी करते हैं तो हमको ज्यादातर हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आना आवश्यक है। कई बार हिंदी में पूछा है, और चूंकि हम हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हमको इंग्लिश नहीं आता, ज्यादातर इंग्लिश की पूछी गई प्रश्न समझ में नहीं आता। अब जो इंग्लिश मीडियम वाला है उनके लिए आसान हो जाता है जी। तो हमारी जो कहना चाहिए बनता रहता है, आता है, फिर भी नहीं जानते हैं, क्योंकि हमको जो है उसका हिंदी अनुवाद पता नहीं रहता है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे कि हमको कुछ चीजों का हिंदी इंग्लिश आना चाहिए। भले आप इंग्लिश के एक्सपर्ट मत बनिए, लेकिन कुछ बातों को
आप जरूर समझिए कि हिंदी में क्या बता रहा है, इसका कोई सिद्धांत का नाम या कोई बुक का नाम, उसका इंग्लिश हिंदी जरूर रखिए। ठीक, चलिए, ये यूपीडीआईटी की प्रश्न है। दुर्कheim के अनुसार सावयवी एकता का सूचक है, तो सावयवी एकता की पहचान क्या है, या सावयवी एकता के समय कौन सी कानून काम करता है? तो इसके लिए है सुधारात्मक कानून। ये आरपीएससी लेक्चर 2014 में पूछा गया है। क्या बोल रहा है प्रश्न? तो आप जानते हैं कि दुर्कheim ने दो प्रकार की एकता की बात कही है। कौन कौन सा? एक इन्होंने यांत्रिक एकता की बात कही और एक इन्होंने सावयवी एकता की बात कही। दो एकता के प्रकार दुर्कheim ने बताया है। यांत्रिक एकता जो है, हम आदिम समाज के को ले सकते हैं, और आदिम समाज में जो कानून काम करता था वो दमनकारी कानून काम करता था, मतलब बदला की भावना, या समाज इतना कहना चाहिए अ, कठिन थे, सख्त थे कहना चाहिए, कि कोई भी अपराधी था तो उसको दंड मिलना चाहिए, दंड देना चाहिए, तब समाज में जो है नियंत्रण बने रहेगी। लेकिन वर्तमान स्वरूप जो सावयवी एकता क्या कहता है कि अब क्षतिग्रस्त कानून काम करता है, जिसका जो नुकसान हुआ है उसको भर दो, और दंड को उतना महत्वपूर्ण, या कहना चाहिए एकदम में उसको जान खत्म कर दी, फांसी दे दो, मार दो, या बदला की भावना, दांत के बदला दांत, ये वाली सिद्धांत नहीं है। सुधारात्मक क्या बताता है? क्षतिग्रस्त, कि जो भी सावयवी एकता जो वर्तमान स्वरूप है, हमारा वर्तमान समाज है, वो सुधारात्मक कानून पे काम करता है, कि अपराधियों को सुधारने में ही भला है, ना कि उसको दंड देने में। क्योंकि दंड तो देते हुए आए हैं, लेकिन अपराध खत्म हुई क्या? नहीं हुआ, और बल्कि अपराध की प्रवृत्ति बढ़ गई, अपराध की संख्या बढ़ गया, अपराधों का जो प्रकार है वो बढ़ गया। जो सामान्य अपराध होता था वो जटिल अपराध में चला गया। अब उनको समझना भी मुश्किल हो रहा है समाज शास्त्री को। तो इस तरह से हम बात करें तो दंड देना ही उसका उपाय नहीं है, परंतु अगर उसमें किसी प्रकार से सुधारात्मक प्रयास किया जा रहा है, वो सुधर जाता है और अपने अपराध को छोड़ दिया, उसको प्रायश्चित हो रही है, तो फिर भला है। तब उनमें जो है कुछ एक अच्छाई को देखा जा सकता है। तो इस तरह से दुर्कheim ने दो एकता की बात कही, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। कई बार ये प्रश्न भी मिलेगा, कहीं हम पढ़ते पढ़ते इसको भी इसका कहना चाहिए प्रश्न भी मिल जाएगा। तो ध्यान देंगे, दुर्कheim की दो एकता है, एक यांत्रिक एकता, सावयवी एकता। यांत्रिक एकता में दमनकारी कानून काम करता है और सावयवी एकता में सुधारात्मक कानून काम करता है। ठीक है, फिर से हम सही जोड़ी मिलाएंगे या मैचिंग कराएंगे। तो एक है, एक तरफ सूची है, दूसरा सूची, एक तरफ उनका कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, और एक तरफ सामाजिक थिंकर्स हैं, इनके साथ जोड़ी मिलाएंगे। शक्ति अभियान, तो शक्ति अभियान की बात करता है मिल्स, डब्ल्यू सी मिल्स, आपने देखा है, पढ़े होंगे। तो शक्ति अभियान एलिट की बात कौन करता है? पावर एलिट, इंग्लिश में करके बता रहा हूँ, याद रखेंगे। कई बार पावर एलिट करके प्रश्न बहुत बार आया है। पावर एलिट सिद्धांत किसका है या किसने दिया है, ये अवधारणा, तो आ जाएगा डब्ल्यू सी मिल्स। अब यहाँ पे हिंदी में पूछा है शक्ति अभियान, इसी को बोल रहा हूँ कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखें। आपने पढ़ा है पावर एलिट और यहाँ पे शक्ति अभियान। अब समझे, आपको समझ में नहीं आया कि पावर एलिट ही शक्ति अभियान है, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों जहाँ पर जरूरी है तैयारी करके रखिए। तो पावर एलिट की बात करता है मिल्स। फिर आता है शासक अभिजन, अभिजन की बात, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया है? पेरेटो ने दिया है, आपने पढ़ा होगा। अभिजन, तो इन्होंने दो प्रकार का अभिजन बताई, एक शासक एक गैर शासक, शासक और गैर शासक, गवर्नमेंट एलिट और गैर नॉन गवर्नमेंट एलिट, शासक और अभिजन। पेरेटो बात करता है दो प्रकार के अभिजन की बात कही है इन्होंने। शासक वर्ग की बात कौन करता है? तो मार्क्स करता है जी, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है। शासक वर्ग, क्लास की बात, वर्ग, वर्ग संघर्ष,
प्रतिनिषेध समूह रिजमैन की अवधारणा है। प्रतिनिषेध समूह ऐसा समूह जिसमें प्रतिनिषेध पाई जाती है, निषेध मना वर्जित होती है, वो क्या है, रिजमैन की बातें हैं। तो शक्ति अभियान, मिल शासक अभियान, पेरेटो शासक वर्ग, मार्क्स और प्रतिषेधन समूह रिजमैन। ये जीडीसी लेक्चर 2008 यूजीसी नेट में भी पूछी गई है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी प्रश्न जो है ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि लगभग सब एक ही बातें बताना चाह रहा है, लेकिन सब अलग अलग बोल रहे हैं। यहाँ पे शक्ति अभियान है, मिल सके साथ, यहाँ पे शासक अभियान है, पेरेटो शासक वर्ग की बात करें मार्क्स, और प्रतिषेधन समूह की बात करें रेजिमेंट। इस तरह के प्रश्न को आप बार बार तैयारी करके देखिए, बार बार उसको मिलाइए, बार बार उसका हिंदी इंग्लिश को समझिए। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार एक मूल संरचना है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत का मूल संरचना क्या है? मार्क्सवादी क्या मानते हैं? संरचना का मूल कारण आर्थिक व्यवस्था। आप कार्ल मार्क्स के बारे में जब आप देखेंगे, उनके सिद्धांत को, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा कार्ल मार्क्स केवल संरचना में परिवर्तन का कारण क्या इसको मानता है, आर्थिक कारण को ही मानता है कि इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब का कारण एक ही है, आर्थिक। केवल पूंजी ही ऐसा चीज है या आर्थिक व्यवस्था ही ऐसा है जो पूरा संरचना को बदल सकता है या फिर संरचना को प्रभावित करने का क्षमता रखता है। आज भी लोगों के नजरिया बदल गई है, लोग बस ये सोचते हैं कि आज सब कुछ पैसा है। तो ये मार्क्सवादी की विचार है, ये इस तरह के जो विचार रखते हैं ना, वो मार्क्सवादी के विचार या उनके समर्थक हैं, ऐसा मान के चलिए। भले उनको पता नहीं है, लेकिन ये मार्क्सवादी की विचारधारा है। संघर्ष समाज के संरक्षण में, यह संघर्ष समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है। तो ऐसा कौन सा समाजशास्त्री है जिन्होंने संघर्ष को समाज के लिए सकारात्मक भूमिका निभाने वाला तथ्य माना है? तो लेविस कोजर का है। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, अलग अलग तरीका से पूछा जाता है। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 की प्रश्न है, और ये केवल इसी में नहीं, यूजीसी नेट में बार बार आया है। याद रखेंगे कि संघर्ष को इन्होंने समाज के लिए सकारात्मक भूमिका निभाने वाला तथ्य मानता है। इसका कहना है कि संघर्ष केवल समाज को नुकसान ही नहीं पहुंचाता है, परंतु समाज में एक उनमें सकारात्मक बदलाव लाता है। मतलब उनका जो प्रभाव है समाज में अच्छा की ओर होता है, अच्छाई का वो प्रभावित करता है। मतलब समाज में कुछ कमी घटी रहती है, वो दूर हो जाती है और समाज का भला हो जाता है, समाज में एक अच्छी रिजल्ट दिखाई देती है। तो इस तरह से संघर्ष को समाज में इन्होंने सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए मानता है, लेविस कोजर ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। वह समाजशास्त्री जिसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है। बहुत बार प्रश्न यूजीसी नेट में भी आया है, सेट में भी आया है। यहाँ पे हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में भी यह प्रश्न को पूछा गया है कि ऐसा किसने माना कि जाति जो व्यवस्था है वो इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान या तट से हुआ है। तो ये जीएस घुरिये का है भाई। जीएस घुरिये का एक विचार है, जिन्होंने माना कि जो जाति व्यवस्था है वो इंडो आर्यन का है, यहाँ की संस्कृति नहीं है, इंडिया का संस्कृति नहीं है, इंडो आर्यन संस्कृति, आर्य और अनार्य। ये आर्य और अनार्य, आर्य की बात करते हैं तो हम बाहरी बात करते हैं, और अनार्य यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ को माना जाता है। तो आर्यन संस्कृति क्या है? ब्राह्मणिक या ब्राह्मण के संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के नदी के तट पर या मैदान में
हुआ है, तो ये है जीएस घुरी का। जीएस घुरी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यार, बार बार रिपीट होता है ये प्रश्न, याद रखेंगे, इस बार भी पूछा जा सकता है इस प्रश्न को, क्योंकि ज्यादातर अभी जो थोड़ा सा एक बदलाव, मतलब लोगों की नजर बदल गया, लोग ज्यादातर अपनी संस्कृति, धर्म, जाति, इस तरह के प्रश्न को जो है धर्म, धार्मिक जो कहना चाहिए प्रश्न बन रहे हैं, या हमारे जो भारतीय संस्कृति से प्रश्न बन रहे हैं, उनको ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इस तरह के प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। पिछले बार भी जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में बैठा था, सेट भी दिया, सीजी सेट भी मेरा क्वालिफाइड है, नेट भी क्वालिफाइड है 3-3 बार। तो मैंने इस टाइप के प्रश्न को बार बार रिपीटेड होते हुए देखा है कि ज्यादातर तो जो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय धर्म से जुड़े हुए प्रश्न हैं, उस प्रश्न को ज्यादा फोकस किया जाता है। अभी भी आप मेरे क्वेश्चन पेपर सेट का और असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में ऐसे 5-6 प्रश्न मिलेंगे जो हमारी भारतीय धर्म से, धार्मिक से या कल्चर से पूछे गए प्रश्न हैं। श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है। तो श्रम विभाजन की कौन बात करता है भाई? डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी, आपको याद आ गया होगा, डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी बात कौन करता है? श्रम विभाजन दुर्खिम करता है यार, इमाइल दुर्खिम की सिद्धांत है, इनकी किताब है द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी। और द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में इन्होंने बताया कि श्रम विभाजन, हर आज श्रम का विभाजन आप देख रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग काम है और श्रम डिवाइड है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मजदूरी है, कोई मिस्त्री, कोई पढ़ाई है, कोई जो है टीवी इलेक्ट्रॉनिक, कोई मोबाइल इंजीनियरिंग है। तो ये क्या बता रहा है? श्रम का तो विभाजन को ही बता रहे हैं ना। लेकिन श्रम विभाजन तो है, पर हम सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। हमारे घर में कुछ इलेक्ट्रिसिटी के काम है तो हम थोड़ी ना बनाते हैं, क्या बोल रहे हैं, मिस्त्री बुला भाई, लाइनमैन को बुलाते हैं, है ना। कुछ हमारे घर में जो है, जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। हमको अच्छी शिक्षा चाहिए तो हमको टीचर की जरूरत है, हम स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, टीचर। तो क्या है, काम भले ही हम सबकी अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे पर आश्रित हैं। और इस तरह से समाज की व्यवस्था चल रही है। ऐसा नहीं कि अलग अलग तो अकेला जिंदगी हम जी लेंगे, हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। जब तक हम एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे, समाज में एकता नहीं आएगी और समाज की संरचना ही बदल जाएगा। ऐसा कल्पना करना ही मुश्किल है। तो श्रम विभाजन के बावजूद भी हम एक दूसरे पर निर्भर हैं और इस तरह समाज में क्या एकता आती है। तो यह सिद्धांत किसका है? इमाइल दुर्खिम का है। बुक मैंने भी बताया, द श्रम डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी, उनकी किताब है। समाज शास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। मुख्य पॉइंट है, कुछ भी रहे हमको पकड़ना सोशल एक्शन, बस और कुछ ध्यान देना नहीं है। सोशल एक्शन की बात कौन करता है? सामाजिक क्रिया की बात करता है मैक्स वेबर बात करता है जी। सामाजिक क्रिया की बात कौन करता है? सोशल एक्शन के बारे में मैक्स वेबर बात करता है। जब इन्होंने बताया कि समाज की क्रियाओं का जब तक कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, तब तक हम उसको सामाजिक क्रिया नहीं मानेंगे। किसी भी घटना को सामाजिक क्रिया नहीं बोल सकते जब तक उसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकलता, कोई मीनिंगफुल उससे नहीं मिल रहा है, और उससे हम जब तक प्रभावित नहीं हो रहे हैं या हमें वह एक्शन प्रभावित नहीं कर रहा है, तब तक उसको सोशल एक्शन नहीं माना जाएगा। तो सोशल एक्शन के बारे में मैक्स वेबर बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्यीकरण को भी संभव करता है। यह कथन किसका है? तो क्या बोल रहा है? ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, देखो फिर आ गया एक्शन। ध्यान रखेंगे, प्रश्न को ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जब बार बार तैयारी करेंगे ना, तो कुछ वर्ड से ही आप पहचान लेंगे कि ये उसी का होगा, या इस तरह की जो सोचने विचारने वाला है ये थिंकर्स है, इसी का हो सकता है, या वही होगा। इस टाइप से एक अंदाजा आ जाती है। भाई भी शुरू शुरू में दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा समाजशास्त्र बहुत बड़ा विषय होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है,
और जब हम नेट या पीएससी की तैयारी करते हैं तो भाई बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। ऐसा हवा हवाई वाला काम नहीं है, दो चार पत्ता पढ़ा या ऐसी तैयारी किए और बस क्वालिफाइड हो जाऊंगा, तो मुश्किल है, बहुत समय देना पड़ता है। तो जितना आप नॉलेज में जाएगा उतना आपको याद करने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगा। तो ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्यीकरण को भी संभव करता है, तो यह है मैक्स वेबर की सिद्धांत। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो परिभाषा वाला जो प्रश्न है, जितने भी, चाहे कोई भी थिंकर्स का हो, पश्चिमी हो, इंडियन हो या उत्तर आधुनिकतावादी हो, इनमें से हम देखेंगे। और हम देखेंगे बुक के बारे में कि कौन सी रचना, कौन सी किताब है। ये दोनों ऐसा प्रश्न जो हर बार पूछेगा और बहुत ही अच्छा नंबर देता है ये। तो इनको जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्टिव वीडियो मैं दे दूँ। चलिए ठीक है, फिर धन्यवाद। तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।